हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 दिन तक वीडियो नहीं आई है क्योंकि मैं जम्मू गया हुआ था जहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग होनी है रेलवे में। तो इसलिए मैं वहाँ पर गया हुआ था, वीडियो आई नहीं है, कोई नेटवर्क वगैरह वहाँ पे नहीं था। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना हिस्ट्री टॉपिक। हिस्ट्री में हम लास्ट वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हम लास्ट वाला टॉपिक का नाम होगा हमारा भारत के प्रमुख विधायी संशोधन तथा अधिनियम। हिस्ट्री हमारी इस टॉपिक के बाद में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ था, ठीक है। कंपनी के प्रशासन का भार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को दे दिया गया, ठीक है। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो जो प्रशासन था वो किसके पास में चला जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास में, और जो कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर दे दिया जाता है, दोनों, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों में हस्तक्षेप की शुरुआत कर दी। मतलब जो भी हमारे भारत में चीजें होने होती थी उसमें यह हस्तक्षेप जरूर करते थे इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थी, ठीक है। और गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 सदस्य होते थे। उसके बाद में हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसमें क्या होता है, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया गया। मतलब व्यापारिक मामले अलग होंगे अब से, और जो राजनीतिक मामले होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया, ठीक है। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों की संख्या से घटाकर 3 यहाँ पर कर दी गई। मतलब गवर्नर जनरल के साथ में 3 रहेंगे। इस नियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत भी होती है जो कि 1858 तक चलता रहता है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं इन एक्ट्स में वही डिस्कस कर रहे हैं हम, फालतू की चीजें पे कोई भी नहीं आ रही है। उसके बाद में आता है सर 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या होता है, वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी भारतीय एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार चलता रहा। तो चीन और चाय पर उसका अधिकार चलता रहा। पहली बार भारत में शिक्षा व साहित्य के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, ठीक है, पहली बार। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की छूट दी गई, याद रखिएगा, ईसाई धर्म में जो भी प्रचार होता था वहां पर भारत आने की उनको छूट दे दी जाती है। और 1833 का चार्टर एक्ट होता है, व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। जाति, वर्ण एवं जन्म स्थान के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। पहले जो है जाति के आधार पर किया जाता था ना, कि उच्च जाति वाला है तो उसे उच्च पद मिलते थे, ठीक। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस चार्टर एक्ट द्वारा दासता को अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। वाणिज्य एवं राजनीति को अलग कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है। मतलब जो टैक्सेशन वाला पार्ट है वो अलग होगा और जो पॉलिटिक्स वाला पार्ट है वो अलग होगा। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। और भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। पहला विधि आयोग आया फिर हमारा कानून वाला, ठीक है। उसके बाद में आता है सर हमारा 1853 का चार्टर एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्टर एक्ट द्वारा सभी सेवाओं में खुली प्रतियोगिता द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव लाया गया। कोई भी हो, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, आ, बड़े से बड़ा जो पेपर होगा, है ना, आईसीएस होता था उस टाइम पर, सब में खुली प्रतियोगिता होती थी। भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। कंपनी के सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई। तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि सदस्यों को स्थायी कर दिया गया। जो भी कानूनी सदस्य थे वो स्थायी हो गए या परमानेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है सर हमारा 1861 का अधिनियम, इंपॉर्टेंट है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत वहां पे होती है हमारी। और वर्ष 1861 के अधिनियम द्वारा पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। इसमें 1857 नहीं है, इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम था, उसमें हमारा गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया जाता है और कंपनी का जितना भी अधिकार था वो सब ब्रिटिश सरकार के पास चला जाता है।
वायसराय के परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम संख्या 12 निर्धारित की गई। आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसी संस्थाएं भी 1861 के अधिनियम द्वारा लागू की गईं और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत समस्त भारत में समान कानून लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है सर हमारा 1892 का अधिनियम, 1892 का एक्ट। इसमें क्या होता है, इस अधिनियम के तहत भारत में चुनावी प्रणाली का प्रारंभ किया गया। मतलब चुनाव जो है वो हमारे 1892 से शुरू हो गए थे। ठीक है। संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ संसदीय व्यवस्था का संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया कि हाँ भाई, बजट पर बहस भी कर सकते हैं। कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 थी, जो कि यहाँ पर कर दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है सर हमारा 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, 1909 के इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता थी सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी कि धर्म के अनुसार निर्वाचन यहाँ पर होना शुरू हो गया था। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। ठीक है, देख रहे हो, पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन इंपॉर्टेंट है। भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। उसके बाद में आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या होता है, इस अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी प्रशासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत राज्य सचिव का वेतन अब अंग्रेजी राजा से मिलना तय किया गया। जो भी भारत का सचिव था उसका जो वेतन था वो कौन देगा, अब अंग्रेजी राजा देगा। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। ठीक है। यो भी इसमें जितने भी विषय थे वो कुछ विषय केंद्र के पास में भेज दिए और कुछ विषय इन्होंने प्रांतों में भेज दिए। केंद्रीय सूची पर गवर्नर जनरल को अधिकार था। इसमें विदेशी मामले, रक्षा, डाकतार या सार्वजनिक ऋण, इन सब पर बात कर सकता था गवर्नर जनरल। प्रांतीय सूची के विषय में स्थानीय स्वशासन, जो कि है जैसे हमारे स्थानीय स्वशासन हो गया, शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, भूमि कर हो गया, जल संभरण हो गया, अकाल सहायता हो गई, कृषि व्यवस्था हो गई, ये सब हमारे प्रांतीय सूची में शामिल कर दिए गए। और जितने भी हमारी अवशिष्ट शक्तियां थी वो सब केंद्र सरकार के पास में चली गई, याद रखिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए अब इसमें एंग्लो इंडियन व सिखों को भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव रखी गई। ठीक है, महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया और इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके तहत प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, चलिए। भारत शासन अधिनियम 1935, यही है हमारे संविधान का ढांचा। संविधान में जो जो भी शक्तियां, लगभग हमारा 60 से 65% यहीं से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 का उद्देश्य भारतीय प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना और संघीय ढांचा स्थापित करना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख हमारे प्रावधान थे, क्या थे? सबसे पहला था संघीय ढांचा। इसमें क्या था, इस अधिनियम द्वारा भारत के लिए एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा गया था जिसमें केंद्र सरकार तथा प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया। सबसे दूसरा था हमारा शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों को कैसे कैसे बांटा जाएगा, कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच शक्तियों का विभाजन करने का प्रयास प्रयास यहाँ पे किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता की बात करेंगे। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कुछ मामलों में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। उसके बाद द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय संघीय विधायिका का गठन किया गया था जिसमें एक उच्च सदन और एक निचला सदन यहाँ पर बनाया गया, जैसा कि हमारे देश में आज भी चलता आ रहा है। ठीक। उसके बाद आता है सर यहाँ पे हमारा संवैधानिक विकास में इस अधिनियम की भूमिका क्या रही है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के ज्यादातर प्रावधानों को स्वतंत्र भारत के संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना से स्वतंत्रता के बाद संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका के निर्माण की प्रेरणा मिली है, तो एक न्यायपालिका बनेगी। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की जाती है, आरबीआई की। ठीक। साइमन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर बर्मा को भारत से अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की गई।
सिंध को बंबई से अलग कर प्रांत का दर्जा दिया गया और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती है। ठीक है। संघ सूची में 59 विषय थे, यानी कि 59 विषय थे। सभी अखिल भारतीय हित से संबंधित थे। प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। इसमें स्थानीय महत्व के मुद्दे भी शामिल थे। संवर्ती सूची में 36 विषय थे। इसमें मुख्यतः प्रांतीय हित के विषय थे। मतलब प्रांतीय हित का मतलब होता है राज्यों के हित के विषय थे। अवशिष्ट शक्तियों पर अंतिम निर्णय जो था वो गवर्नर जनरल ले सकता था। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी रहित इंजन कहा है। ठीक है। उसके बाद चलिए अगला आता है सर हमारा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि फैक्ट है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ पत्रिकाएं हैं और पुस्तकें हैं, उधर उनके लेखक दिए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान जो हमारी पत्रिका है उसके लेखक थे तारकनाथ दास। संवाद कौमुदी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय। लीडर या हिंदुस्तान दोनों ही मदन मोहन मालवीय जी की हो जाती है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की, एक डिवाइन लाइफ भी है याद रखना। लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की है। और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। ठीक है। चलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया यहाँ पर बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की है। और अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय की है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीता रमैया की हो जाती है। ठीक है। सामाजिक सुधार के अधिनियम है हमारे कुछ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे शिशु वध प्रतिबंध, यानी कि अब जो भी बच्चे होंगे उन पर वध नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की होने पर उनका वध कर दिया जाता था पहले। ये वेले जली के समय पर बंद हुआ था। ये हुआ था 1975 से 1804 के बीच में। सती प्रथा पर प्रतिबंध ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय लगा था 1829 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा था एलन बरो के टाइम पर और 1843 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह विवाह शुरू हुआ था कैनिंग के टाइम पर, और ये 1856 में। ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ बुक ने शुरू किया था 1872 में। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन ने 1891 में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ हमारे यहाँ पर संघ भारत में क्रांतिकारी संगठन हो जाते हैं और उनके कुछ संस्थापक हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले मित्र मेला ये संगठन है, इसकी स्थापना होती है 1899 ईस्वी में। किसने की थी? विनायक सावरकर व गणेश सावरकर ने इसकी स्थापना की थी, और ये महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी इसकी। दूसरा आता है ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में होती है। इसके ये की थी पुलिन दास ने, कहाँ पर की थी? तो ढाका में की थी। युगांतर समिति की स्थापना होती है 1906 में। वी के घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे इसके। ठीक है। अगला आता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए, 1924 में इसकी स्थापना होती है। और सचिंद्र सान्याल ने कानपुर में, ठीक है, ये शुरू किया था। उसके बाद इसमें एक वर्ड और जुड़ जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि नाम थोड़ा सा ही चेंज यहाँ पर किया जाता है। 1928 में चेंज हुआ था। चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की थी दिल्ली में। ठीक है। चलिए संस्थापक इसके थे। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के जो संस्थापक थे वो सूर्य सेन थे। 1930 में बंगाल में इसकी स्थापना की थी। अगला आता है व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल की बात करेंगे तो 1896 से 97 के बीच में इसकी स्थापना होती है। दामोदर तथा चापेकर बंधुओं ने पूना में इसकी स्थापना की थी व्यायाम मंडल की। अभिनव भारत की बात करते हैं, 1904 में इसकी स्थापना होती है। सावरकर बंधुओं ने इसकी स्थापना की थी महाराष्ट्र में, जो कि पड़ता है। नौजवान सभा की बात करेंगे, 1926 में इसकी स्थापना होती है। भगत सिंह ने की थी पंजाब में। ठीक है, इंपोर्टेंट है। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन की बात कर लेते हैं, जैसे इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में होती है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संस्थापक थे और इंग्लैंड में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। उसके बाद में सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1906 में। और संस्थापक कौन थे इसके? मोहम्मद बरकतुल्ला थे। कौन थे? मोहम्मद बरकतुल्ला। और न्यूयॉर्क यूएसए में इसकी स्थापना होती है। यूनाइटेड इंडिया हाउस की बात करेंगे, 1908 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक थे तारकनाथ दास। और स्थल कौन सा हो जाता है? सिस्टल यूएसए, सिएटल यूएसए। ठीक है। हिंदू एसोसिएशन ऑफ हाउस, ठीक है, इसकी स्थापना 1913 में होती है। सोहनदास भकाना ने इसकी स्थापना की थी अमेरिका में। इंडियन
इंडिपेंडेंस डे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में इसकी स्थापना होती है। रास बिहारी बोस इसकी स्थापना करते हैं जापान के अंदर। आजाद हिंद फौज 1942 में इसकी स्थापना होती है। कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी जापान के अंदर। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना होती है। मैडम भीकाजी कामा ने इसकी स्थापना की थी पेरिस में। गदर पार्टी 1913 में बनी थी, लाला हरदयाल ने बनाई थी और सैन फ्रांसिस्को में बनाई थी, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आते हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोह जो यहाँ पर हुए थे। जैसे चुआर विद्रोह हुआ था, तो ये 1766 से 1834 तक चला, बंगाल के अंदर चला था, इसका नेता नहीं पता। वेलुथम्पी एक विद्रोह का नाम है, ये 1808 से 1809 तक चला, केरल के त्रावणकोर में ये शुरू हुआ था और वेलुथम्पी ने शुरू किया था। भील विद्रोह शुरू बताएंगे 1818 में चला था, पश्चिमी घाट जो कि महाराष्ट्र में है, ये यहाँ पर शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद में आता है पोलीगारों का विद्रोह जो कि 1801 से 1805 तक चला था, डिंडीगुल तमिलनाडु में। खासी विद्रोह बात करेंगे 1827 से 33 तक चला था, असम में मेघालय में। कोल विद्रोह चला था हमारा 1831 से 48 में, झारखंड के छोटा नागपुर में। बुद्धो भगत इसके संस्थापक थे, ये जिन्होंने शुरू किया था। संथाल विद्रोह की बात करेंगे 1855 से 56 के बीच में चलता है, झारखंड बिहार में, और सिद्धू कान्हू इसके संस्थापक थे। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में चलता है, रांची झारखंड में शुरू हुआ था, बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। ठीक है, रमप्पा विद्रोह की बात करेंगे 1922 से 1924 में शुरू होता है आंध्र प्रदेश में, और शुरू किया था अलूरी सीताराम राजू ने। पाइका विद्रोह की बात करेंगे, पाइका विद्रोह 1817 से 25 में चलता है उड़ीसा में। रामोसी विद्रोह 1822 से 41 में चलता है पश्चिमी घाट पर। खोंड विद्रोह 1837 से 56 में चलता है उड़ीसा में। ताना भगत 1914 से चलता है छोटा नागपुर पठार में। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 में मणिपुर में चलता है। अहोम विद्रोह 1828 से 33 में असम में चलता है। कूका विद्रोह 1871 से 72 में पंजाब में चलता है, बाबा राम सिंह ने इसको चलाया था। उसके बाद में आती है प्रमुख किसान सभा। अवध किसान सभा की बात करेंगे तो इसके नेता थे बाबा रामचंद्र, और 1920 में ये बनी थी, और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश क्षेत्र में इसका स्थापना हुई थी। बिहार किसान सभा नेता हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, और वर्ष थे 1929 में, क्षेत्र था बिहार। कृषक प्रजा पार्टी, इसके नेता थे फजलुल हक, 1929 में साल था, और बंगाल में ये हुई थी किसान सभा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष थे गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी, 1918 में हुई थी उत्तर प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश प्रांतीय सभा हुई थी, एन जी रंगा ने की थी 1928 में आंध्र प्रदेश में। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करते हैं, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी 1936 में, और लखनऊ में ये हुई थी। प्रमुख किसान आंदोलन एवं सभाएं। नील आंदोलन के नेता थे दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास, वर्ष था 1859-60, क्षेत्र था बंगाल एवं बिहार। चंपारण आंदोलन होता है, महात्मा गांधी नेता थे, वर्ष 1917 था और बिहार में होता है। खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था 1918 में गुजरात में। ठीक है, एका आंदोलन मदारी पासे ने किया था 1921-1922 समय था, हरदोई, सीतापुर और बहराइच में हुआ था ये। बकास्त कृषक आंदोलन की बात करेंगे, स्वामी श्रद्धानंद इसके अध्यक्ष थे, 1938 में होता है और बिहार में होता है। तेभागा भवन सिंह इसके अध्यक्ष थे, 1946 में होता है बंगाल में। ठीक है, पाबना विद्रोह की बात करेंगे, ईशान राय केशव चंद्र इसके नेता थे। ठीक है, कौन थे? नेता थे, और 1873 से 76 के बीच में होता है बंगाल के अंदर। दक्कन विद्रोह ये किसानों द्वारा हुआ था 1875 में, पुणे एवं अहमदनगर में हुआ था। मोपला विद्रोह सैयद अलावी व सैयद फजल के बीच में हुआ था, नेता थे इसके 1921 में हुआ था, मालाबार केरल में हुआ था। ठीक है, चलिए भारत में अंग्रेजों के विस्तार पर एक नजर, तो ये हमारा शुरू करेंगे अगली वीडियो में। बस इतना ही रहने देंगे इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।